हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज कैप्सूल्स विद खुशबू। एंड वी आर अगेन डूइंग द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, राइट। आई होप दैट कि आप लोग जो है पहले जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस के, तो आप लोग वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो है हिस्ट्री का भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है मैंने कल अपलोड करी थी, सो डू वॉच दैट ऑल्सो, ओके। बिकॉज हिस्ट्री का भी अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली जो है वो पूछा जाता है, राइट। इसलिए वो जो वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग इट। एंड अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट do share with your friends and family members also, okay। chalo, so let's get started without much ado. So here is the question: if the president of India exercise his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then अगर एक प्रेसिडेंट है जो हमारे इंडिया का, वो अपना पावर यूज करता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 356 में जो पावर दिया गया है, ओके तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के संदर्भ में यूज करता है, तो फिर मतलब क्या, देन व्हाट, ओके। पहला ऑप्शन बोल रहा है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। Second is the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. Third one is article 19 is suspended in that state, and the fourth one is the president can make laws relating to that particular state. Okay. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, दैट इज जो पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो बेसिकली अब जो है प्रैक्टिस कौन करता है, मतलब किसकी अथॉरिटी के अंडर चल रहा होता है, सो दैट इज द पार्लियामेंट, राइट। ये जो है प्रेसिडेंट्स रूल जिसको बोलते हैं आर्टिकल 356, ओके। सो प्रेसिडेंट्स रूल के तौर पे इसको बेसिकली जाना जाता है, right, and he can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament now, okay। so बेसिकली क्या है ना कि ये वाली चीज़ें आजकल ही नहीं, इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसको बहुत ही मिसयूज़ किया जा रहा है कि सेंटर में कोई और स्टेट है, कोई और पार्टी का है रूल, अच्छा खासा प्रेजेंस है, एंड स्टेट पे कोई और पार्टी है, तो सेंटर जो है वो बेसिकली ट्राई टू डिस्टर्ब द स्टेट का जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, okay। so this is something which is quite common and which shouldn't be there basically. Next question है consider the following statements. पहला statement कह रहा है that the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the constitution. Second is the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ओके, सो आपको पता करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। 2018 का ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे वो भी 2018 का था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 9 शेड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किए हैं। आई गेस 2020 में 2020 या फिर 2019 का जो हम अभी रिसेंटली हमने पेपर किया था उसमें था, राइट। सो 9 शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू दैट कि जितने भी शेड्यूल्स हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस किस में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ किससे रिलेटेड है, सिक्स्थ किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ सारा जो है उसको याद करके रखिएगा, आपके टंग के टिप पे होना चाहिए, ओके। चूज द करेक्ट वन, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज द ऑप्शन ए, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे केस है। सो आयर कोयलो केस में ही ये जुडिशियल रिव्यू की बात आई थी कि 9 शेड्यूल है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है, यू कैन नॉट कंप्लीटली पुट अ ब्लैंकेट, इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। सो द फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 1951 में, इसने एक नया इस अमेंडमेंट की वजह से 2 आर्टिकल्स जो हैं उसको ऐड करे गए थे, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B एंड द 9th शेड्यूल, ओके। ये 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, इसके अलावा 9th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। इसकी वजह से क्या हो गया, इट सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी abolition laws by among other things, specifying that they could not be challenged on the grounds that they have violated the fundamental rights, right to property. Subsequent governments have added other progressive laws in the same,
ओके, टू गिव देम इम्यूनिटी बेसिकली। और इसकी वजह से वो लोग जो क्या करते थे, 9th शेड्यूल में उन जो भी एक्ट्स लेकर आते थे उसको इंक्लूड कर दिया करते थे। बट इस केस के बाद जो है ये चीज़ कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू वहाँ पर भी है, यू कैन नॉट सिंपली पुट अ कंप्लीट ब्लैंकेट ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये एक है। पहला ऑप्शनल इसमें पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। सेकंड इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड इज राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। एंड द फोर्थ वन इज सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सा इसमें से चीज़ है जो कि बेसिकली इसमें ऐड किया गया था? वेरी इजी ऑल ओवर अगेन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। Okay, so this is the one. Next question is all over again. As I told you, 42nd Amendment Act जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1976 इमरजेंसी के टाइम की बात की है ये। सो ये अमेंडमेंट जो था, इट एडेड 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल DPSP लिस्ट। ओके, ओरिजिनल जो लिस्ट थी उसमें ऐड किया था। दे रिक्वायर द स्टेट टू व्हाट, इसमें से क्या चीज़ करने के लिए? पहला है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। कौन सा चीज़ है? तीसरा बोल रहा है दैट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फोर्थ इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, सेफ गार्ड भी करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ओके, सो दिस इज द वन, राइट। अभी ये जो है ये यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। ये 4 चीज़ों को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में कौन सा इसमें से बेस्ट तरीके से बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप? इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी। अगर ज़्यादा लॉज हो जाएंगे तो लिबर्टी कम होंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इफ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। अगर लॉज ज़्यादा है, अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है। तीसरा बोल रहा है ऑप्शन दैट इफ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। एंड अगर लिबर्टी चाहिए, अगर इफ़ देयर इज़ लिबर्टी देन द लॉ जो है वो पीपल्स के द्वारा, पीपल जो है उनके द्वारा बनाना चाहिए। इफ़ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर। अगर लॉज जो है बार बार चेंज हो रहा है तो लिबर्टी जो है वो डेंजर में है। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना, जुड़वा भाई नहीं दिखते, एकदम आइडेंटिकल ट्विंस वैसे देखने में लग रहे होंगे सारे के सारे, राइट। बट इसमें सबसे सूटेबल जो है वो ऑप्शन बी है, दैट इफ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन्ड है तो आपकी काय की लिबर्टी? कोई भी आकर के आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, राइट। सो लिबर्टी किस चीज़ की? आप डरे रहेंगे अपने घर में ही, बस डर के दुबके रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, लिबर्टी नहीं है। किस चीज़ की लिबर्टी? कोई चीज़ की लिबर्टी नहीं है। यू आर स्केयर टू गो आउट, यू आर स्केयर टू डू एनीथिंग, ना की होगी बहुत ज़्यादा। ओके, तो अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई लिबर्टी भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीके से बेसिकली डिफाइन कर रहा है। बहुत सारे लोग जो होंगे आप में से, उन्होंने सोचा होगा कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है, ओके, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, सो नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकली द टर्म लिबर्टी वॉज इनिशियली डिफाइंड एज एन एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रेन नहीं हो तो वो बेसिकली लिबर्टी है। कोई कंप्लीट एब्सेंस हो रिस्ट्रेंट्स की। ओके, सो दिस इज द वन जिसके ये इसको अब नहीं हो, एब्सेंस हो, इसी वजह से इसको नेगेटिव लिबर्टी जो है वो बेसिकली कहते हैं। और ये भी चीज़ कही गई थी कि आपका जो है लिबर्टी, if it has been very aptly saying that your liberty to swing your arm ends there where my nose begins, you know
your liberty to swing your arms ends where my nose begins, it shouldn't touch my nose. Okay, तो आपकी लिबर्टी यहीं तक है, ये एकदम टच कर गई तो दैट इज नॉट योर लिबर्टी, राइट, ये तो टच नहीं करना चाहिए. सो दैट्स द वन. सो फॉर लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन इट शुड हैव रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स ऑल्सो. ओके, जस्ट लाइक दैट कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास ये राइट है, बट इट डजंट मीन दैट कि आप कुछ भी बोलें. सो देर आर राइट्स बट डेफिनेटली उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं. मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट विच ऑफ दीज, पहला है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट. तीसरा है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. फोर्थ वन इज दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट एन इलेक्शन. गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होने का कौन सा इसमें से एडवांटेज है, ये आपको बेसिकली बताना है. ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कैसे काम करता है. यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. दिस इज द बेस्ट थिंग. दिस इज द रीजन वाई द पार्लियामेंट्री इज द बेस्ट वन. ओके, तो ये जो है क्लास 11th NCERT इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका ये पार्ट, उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया था. सो इसीलिए कहते हैं कि NCERTs पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एज आई टोल्ड यू NCERT जो है पॉलिटी की क्लास 6th से आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून, राइट. तो वो जो NCERTs है उसको ज़रूर देखिएगा, डोंट स्किप इट. Parliamentary system is also known as cabinet government. It provides for the collective responsibility of the executive to the legislature. Okay, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव्स की लेजिस्लेचर के थ्रू. ओके, सो हमने जो है कुछ क्वेश्चंस देखे आज, हमने फटाफट कर लिया, राइट. तो ये एक क्वेश्चन था आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल के बिना पे, उसके ऊपर बेस्ड था. दूसरा था 9th शेड्यूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था. उसके बाद DPSP के ऊपर की 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसमें से कौन से जो हैं वो बेसिकली उसको ऐड किया गया था. तो उसमें ये 4 थे जिसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A. ये सभी जो है DPSP में, ये जो ओरिजिनली ये नहीं थे बट बाद में इनको ऐड किया गया लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी का बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा है. सो दैट वाज द बी ऑप्शन, दैट इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी. वेरी ऑब्वियस. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे एडवांटेजियस थिंग क्या है, सो दैट इज द द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स responsible to the legislature. So this is the best thing. Okay, so this is it for today's class, guys. I hope that you liked it. Please do subscribe the video, do subscribe the channel and like the video अगर आपको पसंद आया है तो. एंड इसके अलावा जो है प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट जब भी मैं वीडियोस जो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो इजीली एंड आराम से मिल जाए. Okay, so sayonara, take care, bye, and see you in the next lecture. Bye bye.